नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 20 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय विभाग और पीआईबी से संबंधित प्रमुख सूचनाओं के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न दिए जाते हैं। आज के अपने पहले प्रश्न को हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से गलत हैं या हैं। यहाँ पर हमें गलत कथन बताने हैं। पहला, यह एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो रियो सम्मेलन के एजेंडा 21 की सीधी सिफारिश से प्रतिपादित हुआ है। ध्यान रखें, रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो आयोजित किया गया रियो सम्मेलन था, वहां पर जो एजेंडा 21 अपनाया गया था, उसकी सीधी सिफारिश के आधार पर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन को एक तरह से लागू किया गया। तो पहला यहाँ पर कथन सही है। दूसरा, यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह एकमात्र कानूनी इस तरह का समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में बाध्यकारी है। जो देश इसमें शामिल हैं, जिससे पर्यावरण और विकास को स्थायी रूप से भूमि प्रबंधन के साथ में जोड़ा गया है। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन हम देखते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। अगर हम वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ की बात करें, 1991 में इसको स्थापित किया गया था और इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि अलग अलग देश और संगठनों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के सुधार के लिए जो कार्यक्रम है, उनमें वित्तीय सुविधाएं अलग अलग माध्यम से उपलब्ध कराना। वर्तमान में इस प्रकार के कार्यक्रम को स्थापित करके जिससे पर्यावरण का सुधार होता है, इस संगठन के द्वारा सबसे बड़ी भूमिका निभाई जा रही है। और 2010 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन का जो भाग है, वह वित्तीय रूप में प्रमुख रूप से जीईएफ के साथ में जुड़ा। इस कन्वेंशन को 17 जून 1994 को स्वीकार किया गया और इसे 26 दिसंबर 1996 को लागू किया गया। वर्तमान में इसमें 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। हमें प्रश्न में गलत कथन बताना है और ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि तीनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि थार मरुस्थल के संबंध में एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है और यह रिपोर्ट यूएनसीसीडी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत की गई है। इस अध्ययन को प्रमुख रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान के द्वारा संचालित किया गया है और यहाँ पर प्रमुख रूप से माना यह गया है कि थार मरुस्थल का जो विस्तार है, वो एक तरह से धीरे धीरे पूर्वी भाग की तरफ हो रहा है और इससे दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, वो भी आगे चलकर प्रभावित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अध्ययन में ये भी कहा गया है कि अगर हम पिछले 46 वर्ष के आंकड़े देखें तो जो भी एक तरह से मरुस्थल का विस्तार है, उस क्षेत्र में 4.98% की कमी आई है। रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कहा गया है कि अगर थार के विस्तार को पूर्वी भाग में रोकना है तो अरावली के क्षेत्र में जो भी वनों की स्थिति है, उसमें जो समस्याएं आ रही है, उसको दूर करना पड़ेगा और वनों का जो क्षेत्र है वहां पर उसे विस्तारित करना पड़ेगा। आज के अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय और वियतनामी सेनाओं के बीच पहला सैन्य अभ्यास था? ध्यान रखें, ये सैन्य अभ्यास है विनवेक्स, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। ये भारतीय और वियतनामी सेनाओं के बीच में पहला इस तरह का सैन्य अभ्यास था। वर्तमान में वियतनाम का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहा है और उसने भारत के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इसी संदर्भ में हमने भारत और वियतनाम के बीच में सामरिक संबंधों में जो मजबूती आ रही है, उसके आधार पर यह प्रश्न पूछा है। आज के अपने तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑपरेशन विजय का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आप ध्यान रखें, ऑपरेशन विजय एक भारतीय सैन्य अभियान का कोड नाम है, जिसके अंतर्गत गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली नियंत्रण से आजाद किया गया था और प्रमुख रूप से अगर हम बात करें गोवा के क्षेत्र में, इसी कारण से 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस आधार पर आपका तीसरा कथन सही है और उत्तर है सी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि गोवा के मुक्ति दिवस के अवसर पर कल ऑपरेशन विजय में प्रमुख रूप से जिन स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ लोगों के द्वारा भाग लिया गया था, उनको प्रमुख रूप से सम्मानित किया गया है। आज के अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। प्रायः समाचारों में रहने वाला डेल्फ द्वीप किसका भाग है? ध्यान रखें, यह द्वीप श्रीलंका के क्षेत्र में आता है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है बी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि श्रीलंका की नौसेना के द्वारा 55 भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया है। इन मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना के द्वारा
डेल्फ द्वीप का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वहां पर गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि श्रीलंका की नौसेना का आरोप है कि वो श्रीलंका के प्रादेशिक पानी के क्षेत्र में प्रमुख रूप से मछली पकड़ने का कार्य कर रहे थे और इन मछुआरों को तमिलनाडु के रामेश्वरम क्षेत्र से संबंधित बताया गया है। दैनिक क्विज के अपने दूसरे भाग में हम आते हैं, जहां पर हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हमने आपको 2016 में पूछा गया प्रश्न दिया है। प्रश्न को देखते हैं। साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही या कार्यवाहियां की जा सकती हैं या हैं? पहला देखते हैं, राजस्व व्यय को कम करना। आप ध्यान रखें, राजस्व व्यय का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा ऐसा व्यय जिसके माध्यम से भविष्य में आर्थिक क्रियाएं नहीं होती हैं। जैसे हम राजस्व व्यय में अगर प्रमुख रूप से देखें तो सब्सिडी पर सरकार का व्यय, सरकार के द्वारा उधार पर जो ब्याज दिया जाता है उसकी अगर हम बात करें, रक्षा व्यय, तो ये प्रमुख रूप से राजस्व व्यय कहलाते हैं। तो अगर सरकार राजस्व व्यय कम करती है तो सरकार के जो घाटे हैं उनमें कमी हो सकती है। दूसरा, नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ। आप ध्यान रखें, नई योजनाएं प्रारंभ करने से ज्यादा अच्छा माना जाता है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनको सही रूप में लागू किया जाए। हमेशा नई योजनाएं प्रारंभ करके ही हम विकास में आगे नहीं जा सकते हैं। जो योजनाएं संचालित हो रही हैं उनको सही रूप में लागू करना, भ्रष्टाचार को कम करना, यह प्रमुख रूप से उद्देश्य है और जिनके लिए योजनाएं बनी है उनको उसका लाभ सुनिश्चित करना। इसीलिए दूसरा अगर हम देखें तो यह प्रमुख रूप से कार्यवाही नहीं हो सकती है। तीसरा, सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना, यानी सब्सिडी का जो सरकार व्यय कर रही है, जैसे खाद्य सब्सिडी की बात करें या उर्वरक सब्सिडी की बात करें या ईंधन की सब्सिडी, जिनको लक्षित है वहां तक सब्सिडी को सुनिश्चित करना। तो युक्ति संगत मतलब जिनके लिए सब्सिडी है वहां तक अगर वो पहुंच रही है और भ्रष्टाचार की स्थिति अगर कम होती है उसमें, तो सरकार के घाटे को कम करने में ये मदद करता है, क्योंकि सरकार का जो राजस्व व्यय है वो एक तरह से घटता है, सरकार का सब्सिडी पर जो व्यय है वो कम होता है। इसीलिए सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना एक उपाय हो सकता है। चौथा, आयात शुल्क को कम करना। अगर हम आयात शुल्क को कम कर देंगे तो बाहर से वस्तुएं जो आयात हो रही हैं भारत में उनकी संख्या बढ़ेगी और आयात बढ़ने का मतलब ये है कि भारत में जब आप आयात करते हैं तो आपको एक तरह से विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी वो सामान खरीदने के लिए। ये सरकार के घाटे को कम करने में योगदान करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की एक तरह से यहाँ पर जो व्यय है वो बढ़ा होता है। तो इस रूप में आयात शुल्क की जो कमी है वो हमारे अपने घरेलू उद्योगों को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर हमारे घरेलू उद्योग सही से काम नहीं कर पाएंगे तो सरकार को इन उद्योगों से जो भी अप्रत्यक्ष कर मिलता है वो प्राप्ति प्रभावित होगी। तो सरकार को अगर राजस्व कम मिलेगा तो सरकार का घाटा और बढ़ सकता है। तो आयात शुल्क कम करना एक उपाय नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आपके उपाय हो सकते हैं एक और तीन। तो सही उत्तर है आपका सी, केवल एक और तीन। दैनिक क्विज के अपने अंतिम भाग में हम आते हैं, जहां पर हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और यह एशिया धुरी, एशिया पाइवोट की जो अमेरिकी रणनीति है उसके संबंध में है। जब हम एशिया पाइवोट या एशिया धुरी की बात करते हैं तो यह प्रमुख रूप से एक क्षेत्रीय पुनर्संतुलन का सिद्धांत है, जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा दिया गया था। उनका यह मानना था कि वैश्विक स्तर पर विकास का जो प्रमुख भाग है वो चाहे हम आर्थिक रूप में देखें या सामरिक रूप में, वो एशियाई क्षेत्र में एक तरह से हस्तांतरित हुआ है। इसीलिए एशिया क्षेत्र में जो भी विकास की गतिविधियां हैं या सामरिक स्थिति है वहां पर वैश्विक जो शक्तियां हैं उन्हें प्रमुख रूप से काम करने की आवश्यकता है। इसी सिद्धांत को एशिया पाइवोट या एशिया धुरी का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस रणनीति में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से समुद्री क्षेत्र में सहयोग करना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा, शांति सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आदान प्रदान अलग अलग देशों के बीच में, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव सुरक्षा, व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और इसके लिए सॉफ्ट पावर का एक तरह से उपयोग करना, यानी किसी भी तरह से किसी भी देश पर अतिरिक्त रूप में दबाव बनाकर कार्य न करना, वहां की स्थितियों के अनुसार जो भी एक तरह से उपाय हो सकते हैं उनका उपयोग करते हुए इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कार्य करना। जब हम एशिया धुरी की बात करते हैं तो ध्यान रखें यहाँ पर मानवाधिकारों का जो सिद्धांत है वो भी प्रमुख रूप से आता है और अमेरिका का यह मानना है कि जब हम एशिया धुरी की बात करते हैं तो एशिया के देशों में प्रमुख रूप से जो मानवाधिकार की स्थिति है उसको भी एक तरह से बढ़ावा दिया जाए। आप ध्यान रखें, बराक ओबामा के द्वारा एशिया धुरी का जो सिद्धांत दिया गया उसको अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको एक तरह से नियंत्रित करने की एक पहल थी।
चीन में अगर हम देखें तो जिस तरह से शासन व्यवस्था है, वहां मानवाधिकारों की स्थिति काफी दयनीय है। मानवाधिकार के मुद्दे को भी एशियाई धुरी के सिद्धांत में शामिल किया गया, जिससे कि चीन की जो स्थिति है वहां पर भी दबाव बढ़ाया जा सके। बाराक ओबामा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने 4 साल के शासनकाल में प्रमुख रूप से सीधे तौर पर कभी भी एशिया धुरी की जो नीति है उसका पालन नहीं किया, लेकिन उन्होंने चीन को एक तरह से काफी दबाव की स्थिति में बनाकर रखा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार शुल्क को लेकर एक युद्ध की जैसी स्थिति बन गई थी, जिसको अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर या व्यापार युद्ध की स्थिति बोल दिया गया था। और उसका नुकसान अगर हम देखें तो चीन और अमेरिका दोनों को हुआ था। जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन के द्वारा चीन से आने वाले जो आयात हैं उन पर शुल्क लगाए गए थे, उसी तरीके से अमेरिका से आने वाले जो निर्यात हैं जो चीन में पहुंच रहे थे उन पर काउंटर वेलिंग जो टैरिफ है वो चीन ने लगाया था। तो ये दोनों को नुकसान हुआ था। तो ट्रंप के समय में जो काम किए गए थे उससे चीन पर प्रभाव पड़ा हो बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में अगर हम देखें तो जो बाइडेन का जो प्रशासन है उसका भी एक तरह से इसी नीति को पालन करने का सिद्धांत दिखता है, लेकिन वो इस नीति को एक नए तरीके से चलाना चाहते हैं। वर्तमान में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के दौरे पर हैं और प्रमुख रूप से माना जा रहा है कि एशियाई धुरी का जो सिद्धांत है उसको और मजबूत करने की ये एक प्रक्रिया है। वर्तमान में बाइडेन प्रशासन की जो नीति है वो ट्रंप प्रशासन से बिल्कुल अलग दिखती है। उनका मानना है कि चीन के साथ जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है उस पर ज्यादा एक तरह से फोकस किया जाएगा, ज्यादा उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, बजाय इसके कि चीन के साथ रणनीतिक टकराव को बढ़ावा दिया जाए, जैसा ट्रंप प्रशासन के समय देखा गया था। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है अमेरिका की नीति। अगर हम एशियाई धुरी के सिद्धांत को बराक ओबामा के समय जब दिया गया था उससे अगर तुलना करके देखें, जैसा हमने ऊपर चर्चा किया कि जब हम एशिया धुरी के सिद्धांत की बात करते हैं वहां पर मानवाधिकारों को भी प्रमुख रूप से रखा गया है। यहाँ पर अमेरिका चीन पर सीधे तौर पर इस तरह के कोई आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन अगर हम 9 से 10 दिसंबर के बीच में वर्चुअल रूप में एक जो सम्मेलन आयोजित किया गया अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, जिसे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है, वहां पर अगर हम देखें तो चीन, रूस और दक्षिण एशिया में अगर हम देखें बांग्लादेश जैसे देशों को आमंत्रित नहीं किया गया। तो चीन को यहाँ पर अगर आमंत्रित नहीं किया गया तो ये स्पष्ट संदेश है कि लोकतंत्र की जो मूल्य हैं वो चीन में पालन नहीं हो रहे हैं, जिस तरह की वहाँ पर शासन व्यवस्था है, और ऐसी स्थिति में मानवाधिकार वहाँ पर बहुत अधिक संरक्षित नहीं है। तो अगर इस तरह के सम्मेलन को आगे संस्थागत रूप में जारी रखा जाता है और अमेरिका इसको संचालित करता है तो मानवाधिकारों के जो उल्लंघन है वो इस सम्मेलन के माध्यम से चीन पर भी एक तरह से दबाव की स्थिति बनाएंगे। तो यह अमेरिका की जो एशिया धुरी की नीति है उसमें चीन को एक तरह से दबाव में लाने का जो पक्ष है उसको भी शामिल करता है। प्रमुख रूप से अमेरिका वर्तमान में आर्थिक रूप से ज्यादा आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर वो किसी भी तरह के बड़े सामरिक रूप में चीन से या किसी भी देश से टकराव नहीं चाहता है, और इसका बड़ा कारण ये भी है कि आर्थिक रूप में एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर अमेरिका का प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ है। वर्तमान में अगर हम देखें तो अमेरिका एशिया में जो 2 सबसे बड़े व्यापार समझौते हैं उनमें शामिल नहीं है। पहला अगर हम देखें क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। दूसरा अगर हम देखें अंतर प्रशांत भागीदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कहा जाता है। इन बड़े समझौतों में अमेरिका शामिल नहीं है, तो आर्थिक रूप से अपने भाग को एशिया के क्षेत्र में अगर वो विस्तारित करना चाहता है तो उसे नई प्रकार की पहल करनी पड़ेगी, और इसी रूप में अमेरिका का जो प्रयास है वो एशिया के क्षेत्र में बढ़ा है। अगर हम केवल दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र देखें तो 2020 में चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके बीच में जो 2 तरफा व्यापार है वो लगभग 685 अरब डॉलर तक पहुंचा था। अगर यही तुलना अमेरिका के साथ की जाए तो अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो व्यापार है 2020 में उसका लगभग 2 गुना भाग है जो चीन दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ करता है। चीन का अगर आर्थिक प्रभाव बढ़ा है एशिया क्षेत्र में, प्रमुख रूप से इसके लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो एक योजना चीन के द्वारा चलाई जा रही है BRI, उसको उत्तरदायी माना जाता है। इसके माध्यम से सड़क, रेलवे और बंदरगाहों का जो बुनियादी ढांचा है वो अलग अलग देशों में बनाया गया है, और चीन ने अपने ऋण और अन्य रूप से जो संसाधन है वो उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से अपना जो विस्तार है वो एशिया के देशों में किया है। अगर हम वर्तमान में केवल दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की ही बात करें तो लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया में
हाल के महीनों में ही चीन के द्वारा वित्तीय सहायता के माध्यम से बुनियादी ढांचा तेजी से विस्तारित हुआ है, जिसमें हाई स्पीड रेलवे, मेट्रो लाइन, विभिन्न प्रकार के बांध, राजमार्ग और बिजली संयंत्र शामिल हैं। तो ये दिखा रहा है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में आर्थिक रूप में चीन का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में अमेरिका को अपने प्रयास और ज्यादा बढ़ाकर ही एशिया धुरी का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर वो सफल रूप में लागू कर सकता है। एशिया धुरी के सिद्धांत को अमेरिका इसलिए भी आगे बढ़ाना चाहता है कि चीन के द्वारा समुद्री क्षेत्रों में, खासतौर से अगर हम दक्षिणी चीन सागर की बात करें, जिस तरह से अपने प्रभाव को बढ़ाया गया है और ताइवान के साथ उसके विवाद जो बढ़ते जा रहे हैं, उस रूप में अमेरिका अपने प्रभाव को यहाँ पर बढ़ाना चाहता है, जिससे कि चीन के द्वारा ताइवान के खिलाफ या दक्षिणी चीन सागर में कोई भी ऐसी कार्रवाई की जाती है जो अन्य देशों को प्रभावित करेगी, तो अमेरिका वहां पर उसका विरोध कर सके। अमेरिका का यह मानना है कि वह स्पष्ट रूप में सभी देशों को यह बताएगा कि किस रूप में आर्थिक प्रतिस्पर्धा की बात करें या तकनीकी बढ़त की बात करें, अमेरिका चीन से हर रूप में आगे है। और इस तथ्य को एशियाई देशों को समझाकर वो आर्थिक रूप में अमेरिका का जो महत्व है वो एशिया क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। और अगर एशियाई क्षेत्र में अमेरिका का आर्थिक महत्व बढ़ेगा तो चीन का जो प्रभाव है वो अपने आप कम होगा, क्योंकि चीन ने अपने आर्थिक प्रभाव के कारण ही एशिया के क्षेत्र में, अगर हम प्रमुख रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया में देखें, तो अपने प्रभाव को विस्तारित किया है। तो वर्तमान अमेरिका की जो एशियाई धुरी की नीति है, एशिया पाइवोट का जो सिद्धांत है, उसमें वो आर्थिक रूप में तेजी से अपने आप को विस्तारित करके चीन का जो प्रभाव है उसको न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। यह हमारा 20 दिसंबर 2021 का दैनिक क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।